कहानी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को सुनसान सड़क से होते हुए देखते हैं, जिसमें लकास नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ पार्टी से वापस घर लौट रहा था। लेकिन तभी लूकास को हल्का होने की जरूरत महसूस होती है, जिसके लिए उसका दोस्त गाड़ी को सड़क के किनारे रोक देता है और लूकास गाड़ी से उतरकर अंधेरे की तरफ चला जाता है। पर जैसे ही वह अपने आप को हल्का करने लगता है, अचानक पीछे खड़ी गाड़ी का हॉर्न लगातार जोर जोर से बजने लगता है। इस अचानक आई आवाज से लक्ष्य चौंक जाता है और वह झुंझुलाकर उसके दोस्त पर चिल्लाता है। लेकिन हॉर्न बजना बंद नहीं होता, इसलिए वह जल्दी से अपनी पट की जिप बंद कर गाड़ी की तरफ दौड़ता है। जहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी के चारों दरवाजे खुले हुए थे और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसका दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये देखकर लूकास बुरी तरह घबरा जाता है और फौरन गाड़ी की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वह अंदर बैठता है, गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और तभी अचानक उसके दोस्त का शरीर बाहर से आकर जोरदार टक्कर के साथ सीधे विंडशील्ड से जा टकराता है। ये मंजर देखकर लूकास कुछ पल के लिए सुन पड़ जाता है। फिर वह गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने दोस्त की तरफ दौड़ पड़ता है। वह उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त बिल्कुल भी हलचल नहीं करता। तभी लूकास को समझ आ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वह अपने दोस्त की जेब से गाड़ी की चाबी निकालता है और वापस गाड़ी के अंदर कूद जाता है। तब उसकी नजर सड़क किनारे पेड़ों के साये में खड़ी एक घनी काली परछाई पर पड़ती है, जो चुपचाप वहीं खड़ी सिर्फ उसी को घूर रही थी। खौफ से कांपता हुआ वह तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से पूरी रफ्तार से गाड़ी भगा ले जाता है। कुछ दूर पहुंचने के बाद लूकास राहत की सांस लेता है। उसे लगने लगता है कि वह उस बला से बचकर सुरक्षित निकल आया है। लेकिन उसका यह सुकून सिर्फ कुछ ही सेकंड का होता है, क्योंकि अचानक वही काली परछाई सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई देती है। लूकास उससे बचकर आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो परछाई फिर उसके सामने आ जाती है और फिर पलक झपकते ही वही काली परछाई गाड़ी के अंदर उसकी बगल वाली सीट पर दिखाई देने लगती है। और इसके साथ ही सीन कट होता है और हम मैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो उसी सुनसान सड़क पर अपने बॉयफ्रेंड टाइलर के साथ अपनी वैन में आगे बढ़ रही थी। मगर मैडी का ध्यान सड़क पर नहीं था। वह बस अपनी सगाई की अंगूठी को देखते हुए कुछ सोच रही थी। असल में उसने और उसके पति टाइलर ने अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़ दी थी और एक आर्मी खरीद ली थी, ताकि वे दुनिया से दूर एक आजाद और अपनी एक अलग जिंदगी जी सके। वह इसी उलझन में थी कि उसका यह फैसला सही था या नहीं, कि तभी पीछे से आ रही एक गाड़ी को देखकर उसका ध्यान पूरी तरह भटक जाता। वो गाड़ी उनकी आर्मी के बराबर में आकर लगातार हॉर्न बजाने लगा। असल में यह वही गाड़ी थी जिसमें कुछ देर पहले लुकास सवार था, लेकिन अब उस गाड़ी को एक रहस्यमयी काली परछाई चला रही, जिसका चेहरा पहचान पाना नामुमकिन था। तभी मैडी को एहसास होने लगता है कि गाड़ी में बैठा वह पैसेंजर उन्हें किसी बड़े खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह गाड़ी तेज रफ्तार से उनके पास से निकलकर आगे बढ़ जाती। फिर कुछ ही दूरी तय करने के बाद उन्हें वही गाड़ी सड़क किनारे बुरी तरह हादसे का शिकार हुई दिखाई देती है। ये देखकर मैडी तुरंत वैन रोक देती, जबकि टाइलर फौरन पुलिस को फोन करने लगता है। लेकिन तभी हादसे का शिकार हुई उस गाड़ी से लुकास लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता हुआ दिखाई देता। ये देखकर दोनों उसकी मदद के लिए वैन से उतर जाते हैं। लेकिन तभी अचानक कोई अनदेखी ताकत लुकास को वापस गाड़ी के अंदर खींच लेती है। इसलिए टाइलर मैडी को वहीं रुकने का इशारा करता है और खुद सावधानी से टूटी हुई गाड़ी के पास पहुंचता है। फिर वह ड्राइवर की तरफ का दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, गाड़ी का एयर बैग पूरी ताकत से बाहर निकलता है और उसकी जबरदस्त चोट लगते ही लुकास की मौके पर ही मौत हो जाती। इस बीच मैडी की नजर उस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी पर बने 3 गहरे खरोच के निशानों पर पड़ती है और अगले ही पल उसे पास के जंगल से सूखी टहनियों के टूटने की आवाज सुनाई देती। आवाज की दिशा में देखने पर उसे दूर एक लंबा काला साया खड़ा दिखाई देता है, लेकिन पलक झपकते ही वह साया रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। ये देखकर मैडी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। तभी पुलिस की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंच जाती हैं, जिसके बाद मैडी वापस वैन में आकर बैठ जाती है। मगर तभी उसे वैन के पिछले हिस्से से किसी के गहरी सांसें लेने की आवाज सुनाई देती। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर में यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए टाइलर के आते ही वे दोनों उस रात एक मोटल में रुकने का फैसला करते हैं। वहाँ पहुंचकर मैडी अपनी वैन के डैश कैम की रिकॉर्डिंग चेक करती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ठीक लुकास की गाड़ी के क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले की फुटेज अपने आप गायब। वह तुरंत यह बात टाइलर को बताती है। टाइलर भी मानता है कि यह बहुत अजीब है, लेकिन वह मैडी को दिलासा देते हुए ज्यादा चिंता न करने की सलाह देता। फिर टाइलर उसका ध्यान भड़काने के लिए अगले दिन होने वाले एक वैन लाइफ मीटअप के बारे में बताता है और उसे वहां चलने के लिए पूछता है। मैडी भी इस बात के लिए मान जाती है। लेकिन अगली सुबह जब वे दोनों अपनी वैन की तरफ बढ़ते हैं, तो उन्हें वैन के दरवाजे पर 3 गहरी खरोच के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर मैडी पूरी तरह सहम जाती है। वह टाइलर को बताती है कि ये ठीक वैसे ही निशान है जैसे उसने कल रात हादसे वाली गाड़ी पर देखे थे। लेकिन टाइलर उसकी इस बात को भी नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि यह महज एक संयोग है, इसलिए वह इस बारे में ज्यादा ना सोएं। जिसके बाद वे दोनों वैन लाइफ मीटअप के लिए रवाना हो जाते हैं। जल्द ही वे एक लोकल आर्मी पार्क में पहुंचते हैं, जो लंबे समय से सफर कर रहे मुसाफिरों से भरा हुआ था। वहां पहुंचकर टाइलर वैन की खरोच को ठीक करवाने के लिए किसी की मदद ढूंढने
निकल जाता है। लेकिन तभी मैडी को कुछ बेहद अजीब दिखाई देता है। उसने जो फल महज 2 मिनट पहले खरीदे थे वे अब पूरी तरह से सड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में यह अजीब घटना कैसे हुई। फिर भी वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और इवेंट का मजा लेने के लिए इधर उधर घूमने लगती है। घूमते हुए अचानक उसका ध्यान एक दीवार की तरफ जाता है जो देश भर से लापता हुए मुसाफिरों के पोस्टरों से भरी पड़ी थी। उन्हीं पोस्टरों के बीच उसकी नजर एक ऐसी तस्वीर पर पड़ती है जिसमें एक कागज पर स्टिक फिगर बना हुआ था और उसके शरीर पर 3 खरोच के निशान थे, ठीक वैसे ही निशान जैसे उनकी वैन पर बने थे। ये देखकर मैडी को अंदर से एक बहुत ही बुरा एहसास होने लगता है। तभी वहाँ किम नाम की एक महिला आती है और उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि उसे मैडी के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। तब मैडी उसे कल रात हुई उस खौफनाक घटना के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनते ही उस महिला के चेहरे का रंग उड़ जाता। वह मैडी से बड़ी गंभीरता से पूछती है कि क्या तुम लोग रास्ते में कहीं रुके थे। उलझन में पड़ी मैडी पूछती है कि उसके कहने का क्या मतलब है। तब वह महिला उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि वे हमेशा सुनसान रास्तों से दूर रहें और सबसे जरूरी बात, रात के समय कभी गाड़ी न चलाएं और अगर कभी मजबूरी में चलानी भी पड़े तो रास्ते में चाहे जो हो जाए गाड़ी कभी न रोक। फिर वह बेहद डरावनी और रहस्यमय नजर से मैडी की तरफ देखते हुए कहती है कि लोग सफर पर नहीं जाते, सफर लोगों को अपने साथ ले जाता। अब ये बात सुनकर मैडी सोच में पड़ जाती है कि वो महिला उससे ऐसा क्यों कह रही थी, लेकिन तभी टाइलर उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मगर जैसे ही वे दोनों वापस अपनी वैन के पास पहुंचते हैं, मैडी ये देखकर हैरान रह जाती है कि वैन पर बने हुए रहस्यमयी खरोचों के निशान अब गायब हो चुके थे। तब टाइलर बड़ी सहजता से उसे समझाता है कि वह यहाँ बॉडी शॉप के एक बंदे को जानता था जिसने मुफ्त में उनकी वैन का पेंट ठीक कर दिया है। जिसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं और एक 24 घंटे खुले रहने वाले जिम पहुंचते हैं। वर्कआउट और शॉवर के बाद मैडी टाइलर से कहती है कि वह पहले वैन में वापस जा रही, जबकि टाइलर अपना वर्कआउट पूरा करने के लिए वहीं रुक जाता है। इसके बाद मैडी पार्किंग लॉट में खड़ी अपनी वैन की तरफ बढ़ने लगती है। चलते चलते वह अपने फोन पर वीडियो देखने में इतनी मशगूल हो जाती है कि आसपास पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी उसकी नजर पास में खड़ी एक संदिग्ध कार पर पड़ती है। उसी कार को देखते देखते वह सामने से आ रहे एक पिकअप ट्रक पर ध्यान नहीं दे पाती। मैडी जैसे तैसे खुद को संभालती है और वह फिर से वैन की तरफ चलने लगती है कि तभी अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई देती। वह झटके से पीछे मुड़ती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। घबराई हुई मैडी जब वापस वैन की तरफ देखती है तो वह हैरान रह जाती, क्योंकि वैन अचानक उससे बहुत ज्यादा दूर दिखाई दे रही, जबकि कुछ पल पहले वह उसके काफी करीब थी। तभी पार्किंग लॉट की सारी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। मैडी डरते हुए कदम आगे बढ़ाती है और तभी लाइटें फिर से टिमटिमाते हुए जल उठती हैं। उसे दोबारा वही कदमों की आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे फिर से पीछे मुड़ती है, लेकिन वहाँ अब भी कोई नहीं था। घबराई हुई मैडी भागकर वैन का दरवाजा खोलती है और तुरंत अंदर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद वह फौरन वैन के सुरक्षा कैमरों की फुटेज चेक करती है ताकि यह पता लगा सके कि सच में कोई उसका पीछा कर रहा था या नहीं। लेकिन कैमों में उसे कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं देता। पर तभी उसे वैन की डैश कैम रिकॉर्डिंग का एक नया नोटिफिकेशन मिलता है। वो तुरंत उसे खोलकर देखना शुरू करती है। उस रिकॉर्डिंग में लुक्स की गाड़ी के हादसे से ठीक पहले का वीडियो था। जैसे ही मैडी की नजर गाड़ी की बगल वाली सीट पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ वही खौफनाक काला साया बैठा हुआ था जो पिछली रात से उसका पीछा कर रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि अब तक उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह उसका वहम नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत। लेकिन तभी अचानक वैन का हॉर्न लगातार जोर जोर से बजने लगता है और साथ ही वैन के अंदर की लाइटें भी टिमटिमाने लगती हैं। ये देखते ही मैडी समझ जाती है कि वह खौफनाक साया एक बार फिर लौट आया है। इसीलिए वह घबराकर आर्मी के सभी सुरक्षा कैमरों की फुटेज चेक करने लगती है। लेकिन अचानक सभी स्क्रीन काली पड़ जाती है और अगले ही पल एक स्क्रीन पर फुटेज वापस आती है, जिस पर वही डरावना साया सीधे कैमरे की तरफ घूरता हुआ दिखाई देता है। अब ये देखकर मैडी तुरंत टाइलर को मदद के लिए मैसेज भेजती है। तभी उसके ठीक पीछे आर्मी के पिछले दरवाजे चरमराने की आवाज के साथ अपने आप धीरे धीरे खुलने लगते हैं। डर के मारे मैडी तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध लेती, लेकिन बिना किसी चेतावनी के सीट बेल्ट अपने आप उसके शरीर पर बुरी तरह कसने लगती है और उसे सीट से जकड़ देती है। उसी पल कोई अदृश्य ताकत उसका गला दबोच लेती है और उसका दम घोटने लगती। बेबस मैडी किसी तरह टाइलर का पवित्र लॉकेट अपने हाथ में कसकर पकड़ लेती। तभी उस लॉकेट की पवित्र शक्ति के असर से वह साया उससे दूर हट जाता है, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और मौका मिलते ही मैडी तुरंत दरवाजा खोलती है और लड़खड़ाते हुए वैन से बाहर गिर पड़ती है। तभी घबराया हुआ टाइलर दौड़कर उसके पास पहुंचता है। हाँफती हुई मैडी उसे बताती है कि वैन के अंदर कोई मौजूद है। ये सुनकर टाइलर तुरंत पूरी वैन की तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। इसके बाद मैडी रोते हुए बार बार कहती है कि उसी चीज ने उसका गला दबोच लिया था जिसने लक्ष्य की जान ली थी। लेकिन टाइलर उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद यह सब डर की वजह से उसका वहम हो, क्योंकि इस पूरे
पार्किंग लॉट में उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तब मैडी उसे लुक्स की गाड़ी के हादसे वाली रिकॉर्डिंग दिखाती है, मगर इस बार हैरानी की बात यह थी कि पैसेंजर सीट पर बैठा वो रहस्यमयी साया पूरी तरह गायब हो चुका था, यानी वह फुटेज में दिखाई नहीं दे रहा था। अब टाइलर समझ चुका था कि लुक्स के हादसे से मैडी को एक गहरा सदमा लगा है, इसलिए वह फैसला करता है कि अब इस जगह पर रुकना ठीक नहीं होगा। तो दोनों तुरंत अगले शहर के लिए निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन शहर छोड़ने से पहले जरूरी सामान खरीदने के लिए एक स्थानीय दुकान पर रुकते हैं। वहीं मैडी की नजर स्थानीय लोकथाओं पर आधारित एक किताब पर पड़ती है, जिसमें वही 3 गहरे खरोच के निशान बने होते हैं। जिज्ञासावश वो किताब खोलकर देखती है, जिसमें लिखा था कि यह 3 खरोच के निशान एक प्राचीन चेतावनी है, जिनका मतलब है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है और खतरा आपके बेहद करीब है। ये पढ़ते ही मैडी और भी परेशान हो जाती है और वो तुरंत किताब खरीद लेती है और दोनों जल्दी जल्दी दुकान से बाहर निकल जाते। लेकिन जैसे ही वे अपनी वैन के पास पहुंचते हैं, गाड़ी के बॉडी पर फिर से वही 3 खौफनाक खरोच के निशान दिखाई देते। ये देखकर मैडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि यह सब महज एक इत्तेफाक नहीं है। वह तुरंत इंटरनेट पर सर्च करती है, जहां उसे पता चलता है कि इन निशानों को होबो कोड कहा जाता है। फिर वह और छानबीन करती है और उसकी तेज रोशनी वैन के बाहर चारों तरफ फैले जंगल की ओर घुमाने लगती है, ताकि पता चल सके कि वहाँ कोई है या नहीं। लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें पास से किसी सूखी लकड़ी के टूटने की साफ आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही मैडी तुरंत प्रोजेक्टर की रोशनी उस दिशा में घुमा देती है, लेकिन अगले ही पल उसका सामना सीधे उस खौफनाक बलात् पैसेंजर से हो जाता है। इस बार टाइलर भी उस डरावनी चीज को अपनी आंखों से देख लेता है, जिससे देखते ही वह तुरंत मैडी को पकड़कर वैन के अंदर ले जाता है। तभी वह पैसेंजर ऊंची छलांग लगाकर वैन की छत पर जा चढ़ता है और पूरी ताकत से उसे पीटने लगता है। उसकी हर चोट से पूरी वैन जोर जोर से हिलने लगती है। ये देखकर टाइलर कुछ देर तक मैडी को कसकर पकड़े रहता है, ताकि वह घबराकर बाहर ना निकल जाए। लेकिन जैसे ही बाहर का शोर थोड़ा कम होता है, उसे याद आता है कि वैन की चाबी बाहर ही छूट गई है। इसलिए वह सावधानी से वैन का दरवाजा खोलता है और चाबी उठाने के लिए बाहर निकल जाता है। टाइलर बाहर रखी कुर्सियों के पास पागलों की तरह चाबी ढूंढने लगता है। तभी उसे अंधेरे में कहीं से चाबियों के घनकने की हल्की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए जब वह पेड़ की एक टहनी पर रोशनी डालता है, तो उसे वहाँ चाबी टंगी हुई मिलती है। उस पल वो खौफनाक साया उसके ठीक सामने प्रकट होता है और उस पर हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन टाइलर तक पहुंचने से ठीक पहले गायब हो जाता है। जब टाइलर दोबारा उस जगह पर रोशनी डालता है, तो उसे एहसास होता है कि वह डरावनी आकृति कुछ और नहीं बल्कि पत्थरों की एक अजीब बनावट। तभी मैडी वहाँ पहुँचती है और उसे वैन की तरफ वापस बुलाती है। इसके बाद वे दोनों दौड़कर वैन के अंदर बैठते हैं और तुरंत गाड़ी भगा ले जाते हैं। कुछ समय बाद वे रोड साइड डाइनर पर गाड़ी रोकते हैं और अंदर जाकर अब तक जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि अब तक टाइलर यही मान रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब मैडी का वहम है। इसीलिए उस साये को अपनी आंखों से देखने के बाद उसकी हालत भी खराब हो जाती है। वो घबराकर मैडी से पूछता है कि अब वे उस खौफनाक बला से कैसे बच सकते हैं। तब मैडी उसे समझाती है कि उसे खुद नहीं पता कि इससे कैसे बचा जाए, लेकिन उसने उसके बारे में जो कुछ भी पढ़ा था वह सारी जानकारी टाइलर को बता देती है। उसकी बात सुनकर टाइलर घबराहट में पूरी वैन को आग लगा देने का सुझाव देता है, लेकिन मैडी तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसने जो पढ़ा है उसके मुताबिक खतरा वैन पर नहीं बल्कि उन दोनों पर मंडरा रहा है। कुछ देर बाद मैडी वॉशरूम जाने की बात कहकर उठती है। वहाँ जाते ही उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है। पोस्टर को देखते ही मैडी को अचानक एहसास होता है कि उन्हें किम को ढूंढना होगा, क्योंकि किम ने ही उसे सबसे पहले इस खतरे के बारे में आगाह किया था। वह तुरंत बाहर भागती है और टाइलर से कहती है कि उन्हें हर हाल में किम के पास जाना। टाइलर हैरान होकर पूछता है कि किम का इस सबसे क्या लेना देना है। तब मैडी उसे बताती है कि किम ने उसे उस एंटिटी के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की थी। शायद से उसे पता हो कि इस पैसेंजर को कैसे रोका जा सकता है। टाइलर पूछता है कि वे इस अनजान दुनिया में किम को कहाँ ढूंढेंगे। मैडी उसे याद दिलाती है कि किम ने उससे कहा था कि वह फ्लैग स्टाफ जा रही है ताकि वहाँ एक सी फूड रेस्टोरेंट में काम कर सके। अब ये समझकर कि किम ही उनकी आखिरी उम्मीद है और उनकी मदद कर सके, इसलिए दोनों उसकी तलाश में रात के अंधेरे में ही निकल पड़ते हैं। अब काफी खोजबीन और इधर उधर भटकने के बाद दोनों एक मुसाफिरों के कैंप में बने उस सी फूड रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं जहां किम काम कर रही होती है। किम से मिलते ही वे उसे अब तक हुई सारी खौफनाक घटनाओं के बारे में बताते हैं और उससे मदद की गुहार लगाते हैं। वे बताते हैं कि पैसेंजर उनका पीछा कर रहा है और अब उनकी जान खतरे में है। किम उस पैसेंजर का नाम सुनते ही बुरी तरह घबरा जाती है और वह तुरंत उन्हें वहां से चले जाने का आदेश देती है। फिर वह कैंप के बाकी लोगों को सीटी बजाकर अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर जाने के लिए कहती है। उलझन में पड़ी मैडी पूछती है कि वो पैसेंजर आखिर में है कौन। तब किम समझाती है कि कोई नहीं जानता कि वह बला असल में क्या है, बस इतना पता है कि वह नर्क का एक मुसाफिर है जो सुनसान सड़कों पर भयानक कार हादसे करवाकर लोगों के दर्द, मौत और तड़प पर पलता है। किम आगे कहती है कि एक बार उसने किसी पर अपना निशान लगा दिया तो ज्यादातर पीड़ित कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं। अब ये सब सुनने के बाद मैडी कहती है कि शायद पैसेंजर को मारा जा सकता है। वो बताती है कि जब उसने पहली बार मुझ पर हमला किया था तो जैसे ही हमारे सेंट क्रिस्टोफर लॉकेट ने उसे छुआ उसने मुझे छोड़ दिया था। ये सुनकर किम कुछ पल के लिए चुप हो जाती, मानो उसे कोई पुरानी कहानी याद आ गई हो। फिर वो बताती है कि बहुत समय पहले एक ट्रक ड्राइवर पैसेंजर के
चंगुल में फंस गया था, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वो ग्रैंड जंक्शन के बाहर बने एक सुनसान चर्च तक पहुंच गया, जिसका नाम सेंट क्रिस्टोफर चर्च था। अब लोक कथा के अनुसार उस चर्च की पवित्र जमीन में इतनी शक्ति थी कि वह उस शैतानी बला को नष्ट कर सकती थी, और अगर उसे पूरी तरह नष्ट ना भी कर सके तो कम से कम वहां शरण लेने वाला इंसान सुरक्षित रह सकता है। ये सुनकर टाइलर उससे वहां पहुंचने का रास्ता पूछता है। किम बताती है कि वह चर्च रेगिस्तान के बीचों बीच एक बंद होने वाले रास्ते पर है, और वहां तक पहुंचने के लिए रास्तों पर बने खास निशानों को पढ़ना आना जरूरी है। अब कुछ पल सोचने के बाद वह गहरी सांस लेती है और कहती है कि वह खुद उन्हें वहां लेकर जाएगी। ये सुनते ही तीनों अपनी अपनी आर्मी की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद टाइलर और मैडी अपनी वैन तक पहुंच जाते हैं, जबकि किम अपनी आर्मी लेकर उनके बिल्कुल पास आकर रुकती है। वो उनसे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी अचानक पैसेंजर उसके ठीक पीछे प्रकट हो जाता है, और अगले ही पल वो एक झटके में उसकी गर्दन मरोड़ देता है, जिससे किम की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब यह सब देखकर टाइलर और मैडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब वहाँ एक पल भी रुकना मौत को दावत देने जैसा है, इसलिए वे तुरंत वैन स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते। कुछ देर बाद वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ की दुकान से उन्हें जितने भी सेंट क्रिस्टोफर के लॉकेट मिलते हैं वे सभी खरीद लेते हैं, और सुरक्षा के लिए उन्हें पूरी वैन के अंदर अलग अलग जगह टांग देते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद यही पवित्र लॉकेट उस खौफनाक बला से उनकी रक्षा कर सके। अब जब मैडी गाड़ी चला रही होती है, टाइलर अपने फोन पर सेंट क्रिस्टोफर के बारे में रिसर्च करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि जब क्रिस्टोफर छोटा था तो वह एक बंजारे भिक्षु के साथ रास्तों पर घूमता था। एक सुबह वो भिक्षु अचानक रास्ते में रुक गया, क्योंकि वह सड़क किनारे बने एक क्रॉस को देखकर बुरी तरह डर गया था। तब क्रिस्टोफर को एहसास हुआ कि वह किसी भगवान के बंदे के साथ नहीं, बल्कि एक शैतान के साथ सफर कर रहा था। एक ऐसा शैतान जो काले जादू के तहत एक भिक्षु का रूप धारण किए हुए था। इसलिए लोक कथाओं में माना जाता है कि अगर उस बला को सेंट क्रिस्टोफर चर्च की पवित्र जमीन तक ले जाया जाए तो उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। मगर इस दौरान वैन चला रही मैडी की आंखों के सामने अचानक धुंधलापन छाने लगा। जब वह आंखें झपकाती है तो यह देखकर दंग रह जाती है कि अचानक रात हो चुकी थी। अगले ही पल टाइलर भी पैसेंजर के उस सम्मोहन से बाहर आता है। अब दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बिना जाने अपने सफर के कई घंटे खो दिए। टाइलर मैडी से कहता है कि उन्हें वापस किसी नजदीकी शहर की तरफ मुड़ना चाहिए। तभी मैडी की नजर सड़क किनारे बने एक पुराने होबो कोड पर पड़ती है। उलझन में पड़ा टाइलर पूछता है कि वह गाड़ी क्यों रोक रही है। वह उस निशान की तरफ इशारा करती है और डायलर से खुद पर भरोसा रखने को कहती है। फिर वह उन निशानों का पीछा करते हुए हाईवे से गाड़ी हटाकर एक उबड़ खाबड़ और झाड़ियों से भरे रास्ते पर बैन मोड़ देती। अब जैसे ही वे उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक और होबो निशान दिखाई देता है जो उन्हें बाईं तरफ मोड़ने का इशारा कर रहा था। उस तरफ एक संकरा और पुराना रास्ता जाता था। मैडी वैन को उसी रास्ते पर मोड़ देती, लेकिन सामने का नजारा देखते ही उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि चर्च तक जाने वाले पूरे रास्ते पर चारों तरफ अनगिनत लाशें बिखरी पड़ी थी। ये खौफनाक मंजर देखकर वह घबरा जाती है। तभी टाइलर उसे समझाता है कि वह जो कुछ भी देख रही है उस पर यकीन न करें और बिना रुके गाड़ी आगे बढ़ाती रहे, क्योंकि ये सब सच नहीं है, बल्कि पैसेंजर का रचा हुआ एक भ्रम है, ताकि वे किसी भी तरह चर्च तक ना पहुंच सके। उसकी बात मानकर मैडी अपने आसपास के उन खौफनाक नजारों को नजरअंदाज करते हुए सीधे उन लाशों के बीच से गाड़ी निकाल ले जाती है। लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के वैन के पिछले दरवाजे जोरदार आवाज के साथ अपने आप खुल जाते हैं, और अगले ही पल पैसेंजर वहां टंगे सेंट क्रिस्टोफर के सभी लॉकेट बेरहमी से नोचकर इधर उधर फेंक देता है। फिर वह टाइलर की कलाई को इतनी जोर से मरोड़ता है कि उसके हाथ से लॉकेट छूटकर नीचे गिर जाता है। दर्द से तड़पता हुआ टाइलर मैडी की तरफ देखता है और पूरी ताकत से चिल्लाकर कहता है कि वह किसी भी कीमत पर चर्च तक पहुंचे। लेकिन अगले ही पल पैसेंजर उसे चलती हुई वैन से बाहर सड़क पर फेंक देता है। अब उस शैतानी बला का पूरा ध्यान मैडी पर था, लेकिन मैडी हिम्मत नहीं हारती। वह पूरी ताकत से वैन की रफ्तार बढ़ाती है और सीधे सेंट क्रिस्टोफर चर्च की तरफ दौड़ पड़ती है। तेज रफ्तार की वजह से पैसेंजर वैन से छिटक कर नीचे गिर जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर मैडी बिना देर किए वैन को सीधे सेंट क्रिस्टोफर की विशाल मूर्ति से टकरा देती है। इसके बाद वह तुरंत वैन को रिवर्स गियर में डालती है और फिर पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर उसे आगे बढ़ा देती है। उस पल पैसेंजर सीधे मूर्ति के हाथ में मौजूद भाले पर जाकर धंस जाता है। पैसेंजर उस पवित्र जमीन पर छूते ही राख में बदल जाता है और एक जोरदार धमाके के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद जख्मी हालत में टाइलर लंगड़ाते हुए मैडी की तरफ बढ़ता है और जेब से वही सगाई की अंगूठी निकालकर धीरे से उसकी उंगली में पहना देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।